तो वही, राम राम भाई सारे भैया ने। आज अपनी एक और भी है जो भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में, ठीक है, जो हमारे एग्जाम्स में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई चलते बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुच्छेद 14 जो है किससे संबंधित है। ठीक है भाई, बताओ अनुच्छेद जो 14 है वो किससे संबंधित है। तो लगा लिया होगा आपने। बिल्कुल भाई, कानून के समक्ष समानता से संबंधित है जो अनुच्छेद 14 है ना हमारा। तो ये कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं भाई। ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए हैं भाई, बहुत ध्यान से इन्हें बारीकी से पढ़ा करो, वीडियो को पॉज करके। ये आपके क्वेश्चन को समझने में काम आएंगे, ठीक है ना। आपको पता लगेगा कि हाँ इस अनुच्छेद के बारे में ये पॉइंट है और ये याद रहेंगे आपको। तो देखो भाई, पहला पॉइंट, यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून के सामने समान मानता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। राज्य किसी व्यक्ति के साथ मनमाना पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात है। समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान न्याय किया जाएगा। बिल्कुल, ये सारे पॉइंट है भाई, याद रखा करो, ध्यान रखा करो इनको, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है भाई, अनुच्छेद 15 किसका निषेध करता है। बताओ भाई, जो अनुच्छेद 15 है वो किसका निषेध करता है। वो एक चीज़ का निषेध करता है, वो हमारा भेदभाव, ठीक है ना। जो अनुच्छेद 15 वो भेदभाव का निषेध करता है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, लगानी भी चाहिए। राज्य किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक बात है। और महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, तो ये याद रखना आप लोग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोजगार, रोजगार में समान अवसर किस अनुच्छेद में है। तो बताओ भाई, रोजगार में जो समान अवसर है किस अनुच्छेद में है। दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज किया करो भाई, ये आप लोगों के लिए, और ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। रोजगार में समान अवसर किस अनुच्छेद में है बताओ। तो आप लोगों ने लगा लिया होगा, बिल्कुल इसका आंसर है 16, ठीक है ना, 16। अनुच्छेद जो 16 है उसमें रोजगार के समान अवसर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सरकारी नौकरियों में सभी नागरिक को समान अवसर देता है। बिल्कुल ठीक बात है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर नौकरी में भेदभाव वर्जित है, ठीक है भाई। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, हाँ अनुच्छेद 16 में ही है भाई। ये तीसरा पॉइंट याद रखना भाई, ये ठीक है ना। जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है किस अनुच्छेद में है, 16 में है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है जो, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो भाई। ये तो हर, ये लगा लो, एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। अस्पृश्यता का अंत जो किस अनुच्छेद में है, बताओ भाई किस अनुच्छेद में है। तो लगा लिया होगा आपने। इसका आंसर है अनुच्छेद 17 यानी कि 17, ठीक है ना। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 17 में, ठीक है भाई। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम। अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त घोषित करता है, ठीक बात है। अस्पृश्यता का पालन करना दंडनीय अपराध है, बिल्कुल भाई। और सामाजिक समानता और मानव गरिमा की रक्षा करता है, अनुच्छेद 17 में दी गई ये पॉइंट। तो ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा, उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद में है। तो बताओ भाई, जो उपाधियों का अंत है किस अनुच्छेद में है। देखो 17 में तो हमने पढ़ाई था, ठीक है, बाकी बचे 3। तो देखो भाई, उपाधियों का जो अंत है किस अनुच्छेद में है, बिल्कुल अनुच्छेद 18 में, ठीक है भाई। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। अब इसके कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं हम इंपॉर्टेंट। राज्य किसी नागरिक को उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। विदेशी उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति से ही स्वीकार की जा सकती है, ठीक है भाई। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को उपाधि नहीं माना जाएगा, ये हमारे दिए गए अनुच्छेद 18 में, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना इनको। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समतलता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। बताओ भाई, समतलता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है। तो 18 हमने पढ़ लिया भाई। अब बचे 3, देखो ध्यान से, समतलता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है। तो भाई बिल्कुल आपने लगा लिया होगा, अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 में, ठीक है। 19वें अनुच्छेद में है भाई समतलता का अधिकार। और इसकी कुछ पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। और अनुच्छेद 19 घूमने, बसने और संगठन बनाने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19। और ये स्वतंत्रताएं व्यक्तिगत प्रतिबंधों के अधीन है। बस याद रखना भाई इन चीज़ों को, ठीक है ना। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 3 के 3। तो समझना इनको भाई, वीडियो पॉज करके देखा करो और अच्छे से समझा करो। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन में क्या बताया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताओ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो बताओ भाई किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 तो हमने पढ़ ही लिया था। तो ये है आर्टिकल 21, 21वें अनुच्छेद में दिया गया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। तो वही अब देख लेते हैं, इसका कुछ पॉइंट है जो, किसी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक बात है। गरिमा के साथ जीने का अधिकार इसमें शामिल है, अनुच्छेद 21 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण जोड़ा है, ठीक है भाई।
ये अनुच्छेद 21 कहता है, 3 पॉइंट इसके मेन पॉइंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताओ भाई, शिक्षा का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ध्यान से पढ़ा करो। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। ये सारे सिलेक्ट करके लाया हूँ मैं आपके लिए। तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताओ भाई, बिल्कुल 21A, ठीक है। 21A अनुच्छेद में है शिक्षा का अधिकार। तो इसे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है, बिल्कुल याद रखना भाई, ठीक है। जो 6 से 14 वर्ष के है ना, बिल्कुल, क्योंकि कई बार है ना एज पूछ ली जाती है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो एज पूछ ली जाती है भाई, कितने से कितने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की, ठीक है, याद रखना भाई ये। और सेकंड पॉइंट है 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ठीक है भाई, याद रखना, पूछ लेते हैं कई बार कि किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तीसरा पॉइंट हमारा शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, ठीक है भाई। ये इसके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? बताओ भाई। बताओ भाई, मानव तस्करी का निषेध जो किस अनुच्छेद में है? तो लगा लिया हो आप लोगों ने, बिल्कुल 23 में, ठीक है ना, 23 अनुच्छेद, बी आंसर इसका, बी ऑप्शन। तो 23वें अनुच्छेद में है भाई ये, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, ठीक है, याद रखना भाई। और बंधुआ मजदूरी को अपराध घोषित करता है और मानव गरिमा और समता की रक्षा करता है, हमारा अनुच्छेद 23, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 पॉइंट याद रखना है इसके। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो बताओ भाई, बाल श्रम निषेध जो किस अनुच्छेद में है? पढ़ो भाई वीडियो पॉज करके और आंसर देने की कोशिश किया करो। बाल श्रम निषेध जो है किस अनुच्छेद में? तो भाई 23 आपने देख ही लिया था, तो इसका आंसर है 24, अनुच्छेद 24 जो हमारा बाल श्रम निषेध है, ठीक है ना, इसमें बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 में। तो इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं अब। तो 1 से 14 वर्ष के कम बच्चों को खतरनाक उद्योगों से काम करने से रोकता है, बिल्कुल। वो होते हैं ना कई कारखानों में भाई 14 वर्ष से नीचे के बच्चे काम करने लगते हैं गरीबी के कारण, तो इन चीजों को रोकता है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की सुरक्षा करता है। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निषेध है भाई ये 24, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये 3 पॉइंट इसके मेन थे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो बताओ भाई, धर्म की जो स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद में है? बताओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है यार, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल भाई 25वें अनुच्छेद में है धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, ये लगा लिया होगा आपने। अब इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 25, ठीक है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होती है। और इसका तीसरा पॉइंट है, राज्य धर्म से जुड़े मामले सुधार के लिए कानून बना सकता है। ये इंपॉर्टेंट है इसके तीनों को पॉइंट भाई, याद रखना, ठीक है, अनुच्छेद 25 के। अब आगे चलते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? संविधान की जो आत्मा है किस अनुच्छेद को कहा गया है? बताओ भाई, 25 तुमने पढ़ लिया, 21 तुमने पढ़ लिया भाई, ठीक है। तो बताओ भाई, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? बिल्कुल भाई, अनुच्छेद 32 को। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ना, तो ये 32वां जो आर्टिकल हमारा अनुच्छेद है उसको कहा गया संविधान की आत्मा। अब इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, बिल्कुल भाई, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जी ने कहा था, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, तो ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे 13वां क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत पेपर में आया हुआ, बहुत पेपरों में, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ो, नीति निर्देशक तत्व जो किस भाग में है? तो बताओ भाई, किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हमारे? हाँ, तो बिल्कुल भाई, देखो यार, भाग 2 में तो नागरिकता है, ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो बच्चे 2 में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो इसका आंसर है भाग 4, नीति निर्देशक तत्व जो किस भाग में है? भाग 4 में है, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है भाई, याद रखना ये बात। इससे पहले हमारे मौलिक अधिकार आते हैं सारे, ठीक है भाई, 12 से 35 तक जितने भी हैं, 11 से 35 या 12 से 35 तक मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, और 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ये राज्य को सामाजिक और न्यायिक आर्थिक न्याय की दिशा दिखाते हैं। इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आधार है, ठीक है ना भाई। ये याद रखना, ये तीनों पॉइंट इसके ये बहुत ज़रूरी हैं भाई, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी इसको ध्यान से समझ लेना भाई, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है?
तो बताओ भाई किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 से कुछ पॉइंट दिए गए नीचे। सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात करता है, ठीक बात है। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे विषयों से संबंधित है। और इसका तीसरा पॉइंट है, यह नीति निर्देशक तत्व है अभी पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी ये इसमें नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको मैंने बता दी। जो ऊपर दो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ भाई कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे पूरे देश में लागू नहीं है, समझ रहे थे। जम्मू कश्मीर और 2 4 अब तो हो गए होंगे, ये स्टेट बन चुका है, पर पहले की बातें हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? हमारा जो 15वां क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पता होगा आप लोगों को। पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो बताओ भाई किस अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल भाई सही बोला, अनुच्छेद 40 आंसर इसका, अनुच्छेद 40 इसमें पंचायत राज व्यवस्था है। और इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात करता है, ठीक है, अनुच्छेद 40। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल ठीक बात है। और लोकतंत्र की जमीनी स्तर पर मजबूत करता है, ठीक है ना भाई। तो ये याद रखना, जैसे मैंने गाँव में होता है ना, ये राजस्थान में नागौर में शुरू हुआ था ये, तो याद रखना भाई, अनुच्छेद 40 जो है हमारे ग्राम पंचायतों की स्थापना करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं अब 16वें क्वेश्चन पे। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? बताओ भाई, जो मौलिक कर्तव्य है किस अनुच्छेद में है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान दिया करो यार, बढ़िया। मौलिक कर्तव्य जो किस अनुच्छेद में है? बताओ भाई। तो लगा लिया होगा भाई आप लोगों ने, ठीक है, 51A, ठीक है ना। अनुच्छेद जो 51A है हमारा, इसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, याद रखना। अब इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं भाई, ठीक है। अनुच्छेद 51A के पॉइंट है, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है, ठीक बात है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था भाई, ये याद रखना। कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखना 1976 में हुआ था, और 44 1978 में, ठीक है ना भाई। ये याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देश, संविधान और राष्ट्रीय प्रतिभा के सम्मान की बात करता है, ठीक है भाई। ये चीज़ें होती हैं भाई, ध्यान रखना इस चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाई चलें, आप लोगों ने ये 3 पॉइंट देख लिए होंगे, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति, जो समाधान शक्ति होती है ना, माफ़ करने की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की, वो किस अनुच्छेद में होती है? तो बताओ भाई, जो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति किस अनुच्छेद में होती है माफ़ करने की? तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत एग्जाम्स में आया है, मैंने खुद देखा, मैंने खुद लगाया भाई आंसर। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो भाई 72 अनुच्छेद में, ठीक है ना। आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति की समाधान शक्ति, ठीक है। और इसे अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति सजा को माफ़, कम या निलंबित कर सकता है। एक राष्ट्रपति ही है ऐसा भाई जो सजा को माफ़ कर सकता है, और कोई नहीं है भाई, याद रखना। मृत्युदंड के मामले में भी लागू होता है, बिल्कुल, मृत्युदंड के मामले में भी राष्ट्रपति भाई माफ़ कर सकता है। यह शक्ति केंद्र के मामलों में प्रयोग होती है, ठीक है ना, याद रखना भाई ये। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं भाई, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो 18वां क्वेश्चन हमारा, मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताओ भाई, मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा है। इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे 74 और 76 में, ठीक है ना। 74 अनुच्छेद और 76 में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद दोनों में मतलब समझते हैं बच्चे की आता है, पर ऐसा नहीं है भाई। जो मंत्री परिषद है उसके लिए 74 आर्टिकल है, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। मंत्री परिषद के लिए जो आर्टिकल हमारा 74 है, और इसकी कुछ पॉइंट है वो देख लो। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की व्यवस्था करते हैं, ठीक है भाई। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य है, ये भी है। और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद के पास होती है, बिल्कुल ये ठीक बात है भाई, मंत्री परिषद के पास होती है वास्तविक शक्ति, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। तो हमारा 19वां क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत ज़्यादा, ये आता है मैक्सिमम एग्जाम में। तो बताओ भाई, अटॉर्नी जनरल जो किस अनुच्छेद में है? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, जो अटॉर्नी जनरल हो किस अनुच्छेद में? बिल्कुल भाई 76 में है, ठीक है ना। 76 आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, याद रखना। अब इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल होता है भाई, याद रखना। और अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा, जो अटॉर्नी जनरल है ना हमारा, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और सरकार को कानूनी सलाह देता है, ये याद रखना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं भाई, हमारा जो 20वां क्वेश्चन है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आप लोगों के लिए है भाई। पढ़ो और आगे बढ़ो, जीवन में सफलता पाओ भाई, ठीक है। तो बताओ भाई, जो धन विधेयक है किस अनुच्छेद में है? तो लगा लिया होगा आपने भी, बिल्कुल, धन विधेयक जो वो 110 अनुच्छेद, जो हमारा अनुच्छेद 110 है ना, उसमें धन विधेयक है, ठीक है।
अब इसे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बिल्कुल ये याद रखना कि धन विधेयक जो केवल लोकसभा में पेश होता है, ये होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक और राज्यसभा में पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है, तो याद रखना लोकसभा में होता है। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है, बिल्कुल, और राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। हाँ, ये पॉइंट भी ठीक है ना, याद रखना राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। तो अब अपना 21 क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है, वार्षिक बजट किस अनुच्छेद में है? तो बताओ भाई, जो वार्षिक बजट है किस अनुच्छेद में है? देखो दोस्तों, यार आपके लिए चैनल बनाया गया है भाई, ठीक है, और जीके की वीडियो आएंगी, मिक्स भी आएंगी, करंट अफेयर की भी आएंगी, आगे मैं क्वेश्चन भी बढ़ा दूंगा, समझ रहे हो, 50-50 100 क्वेश्चन। देखो तुम्हारा ना टाइम बहुत ही कम लगेगा, बहुत ही कम वेस्ट होगा यार, बिना वजह की मैं बकवास नहीं करूँगा इस वीडियो में। क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलते रहेंगे, तुम्हें आंसर देना है, तुम्हारे माइंड को ऐसा कर दूंगा भाई, मेरे पे यकीन मानना। कभी बैठोगे ना एग्जाम में, देखते के साथ आंसर लगाओगे, ऐसा कर दूंगा तुम्हारे माइंड को, समझ रहे हो मेरी बात को। देखो ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, ज़्यादा मैं तुम्हें इसके अंदर घुसाऊंगा तो तुम जो यार पढ़ रहे हो वो भी भूल जाओगे, समझ रहे हो। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ भाई, मुझे पता है कैसे पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब ये लगा लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-16-20 मिनट के अंदर 25-30 क्वेश्चन कवर कर लेने हैं, उसके बाद और भी बढ़ा दूंगा मैं, समझ रहे हो ना। 100 भी वीडियो आएंगी, 200 की भी वीडियो आएंगी, ऐसा कर दूंगा भाई जी के में, बस याद ही रखोगे भाई को, ठीक है ना। तो सपोर्ट करो यार, और सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है यार, दोस्तों को शेयर कर देना भाई। तो ठीक है भाई, 21वां क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक बजट किस अनुच्छेद में है? तो बताओ भाई, 112 अनुच्छेद, ठीक है भाई, 112 जो अनुच्छेद उसमें हमारा, ठीक है। तो याद रखना भाई, इसे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 112, ठीक है भाई। इसमें आय और व्यय का विवरण होता है, याद रखना, ठीक है। संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ये याद रहे, खास है कि भाई ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है इसके, तो ये याद रखना। 22वां क्वेश्चन, बताओ भाई, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? जो राष्ट्रपति जो हमारा अध्यादेश देता है ना, वो किस अनुच्छेद से देता है? बताओ भाई, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना भाई। इसका आंसर है 123, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? कि 123 में है, ठीक है। और भाई ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन लिख रखे हैं या मैंने आंसर साइड में रख रखा है भाई, ये मुझे याद ही है सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तुम लोगों को भी यार ऐसा बनना है बिल्कुल ही यार, ये लगा लो कि क्वेश्चन देखते ही आंसर दे दो तुम, समझ रहे हो। अभी यार भाई बहुत कंपटीशन, मुझे पता है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई, ठीक है ना। तो बताओ भाई, अनुच्छेद जो 123 के, ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है भाई, ये पढ़ लो। संसद 70 में न होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। और अध्यादेश अस्थायी कानून होता है और संसद की मंजूरी न मिलने पर समाप्त हो जाता है, ठीक है भाई। तो बढ़िया है, तो चलें भाई आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 23वां क्वेश्चन हमारा, कैग किस अनुच्छेद में है? ठीक है भाई, कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल, बताओ भाई किस अनुच्छेद में है, ठीक है। बताओ भाई, कैग जो किस अनुच्छेद में है? तो लगा लिया होगा भाई, 148 में, ये अनुच्छेद 148 में, ये लगा लो, कैग देखते ही 148 तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए भाई, समझ रहे हो। और आर्टिकल को छोड़ो तुम, यही लगाओ सीधा 148, ये बिल्कुल कंफर्म है भाई, ठीक है ना। ये याद रहेगा तुम्हें हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान करता है, सरकारी खर्च और खातों की जाँच करता है, और ये एक समंतर संवैधानिक पद है, ठीक है ना। ये एक समंतर संवैधानिक पद है, याद रखना भाई इस बात को। देखो भाई, सब कुछ तुम्हारे लिए ही हो रहा है दोस्तों, बढ़िया। 24वां क्वेश्चन, अब देखो, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति जो शासन है किस अनुच्छेद में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार आता है, ध्यान से पढ़ो। राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद में है? बताओ भाई, जो राष्ट्रपति शासन है किस अनुच्छेद में है? तो भाई इसका है 356, ठीक है भाई। तो इसका राष्ट्रपति शासन जो किस अनुच्छेद में है? 356 में है, ठीक है भाई। अब इसे कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर लागू होता है, ठीक है भाई। ये कब लागू होता है बता दिया इन्होंने। राज्य सरकार को भंग या निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें इसे सबसे विवादित अनुच्छेद माना जाता है, समझ रहे हो। ध्यान रखा करो भाई, इन पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, बताओ भाई, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद में है? बताओ भाई, ठीक है भाई। दोस्तों थोड़ी भाई वीडियो को शेयर किया करो यार, तुम्हारे लिए ये भाई सब कुछ, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, तुम्हें भी साथ लेके चलूँगा, मेरी फैमिली हो भाई तुम, समझ रहे हो। छोटी सी शुरुआत करिए भाई, ठीक है। और खूब पढ़ो मन लगा के भाई अच्छे से, और जल्दी सफलता पाओ और मुझे बताओ भाई फिर, ठीक है। तो भाई 25वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो बताओ भाई किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल? तो ये 352 में है, ठीक है ना। 352 में भाई, याद रखना। इसे कुछ पॉइंट देख लो भाई, अनुच्छेद 352 के, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू होता है 352, ठीक है भाई।
और केंद्र सरकार की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं इससे, ये याद रखना भाई। कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं इसमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, खास ये याद रखना। अब तुम्हारे लिए ना मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है जो मैं इससे आगे दे रहा हूँ। अब ये देखो, जो 26वां क्वेश्चन है ये तुम्हारा होमवर्क है भाई, ठीक है। ये तुम्हें कमेंट करना भाई, ठीक है, ये कमेंट करना भाई, ये कमेंट, ठीक है ना। ये तुम्हारा होमवर्क है भाई, ये याद रखना, ठीक है, ये बढ़िया है। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, ये याद रखना भाई, ये याद रखना। बताओ भाई सोच के, और मुझे कमेंट कर देना भाई, ये तुम्हारे लिए, ठीक है भाई। दिमाग देखता हूँ मैं तुम्हारा, ये भाई बिल्कुल, ठीक है भाई। तो 100% ये मेरे को कमेंट कर देना भाई, मैं इसका आंसर अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों संरक्षण किस अनुच्छेद में है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक अपनी वीडियो थी, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए था, कमेंट कर देना भाई, ठीक है। और ऐसे ही साथ बने रहेंगे, हमेशा ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी भाई, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना भाई चैनल को, ठीक है यार। तो भाई चले फिर, तो भाई ठीक है भाई, राम राम ईसारन, जय श्री राम भाई।